हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एट्रोपिन का सेकंड पार्ट। इसे पहले पार्ट में हमने आपको बताया था एट्रोपिन का बायोलॉजिकल सोर्स मीन्स कहाँ से ये ऑब्टेन होता है और इसका प्रोडक्शन मीन्स किस तरीके से इसको आइसोलेट किया जाता है प्लांट से। इसके अलावा इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था, केमिस्ट्री इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो इस पार्ट में हम आपको बताएंगे अनदर मेथड फॉर द प्रोडक्शन मीन्स आइसोलेशन ऑफ एट्रोपिन। इसके अलावा इसका एस्टिमेशन किस तरीके से किया जाता है एंड यूटिलाइजेशन मीन्स मेडिसिनली इसको कहाँ पे यूज करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे सेकेंड मेथड फॉर द प्रोडक्शन मीन्स आइसोलेशन ऑफ एट्रोपिन फ्रॉम एट्रोपा बेलाडोना प्लांट्स। तो एट्रोपा बेलाडोना प्लांट्स के लीव्स को लिया जाता है, उसको ड्राई करते हैं और उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फिर उस पाउडर ड्रग को मॉइस्ट किया जाता है बाय एडिंग सोडियम कार्बोनेट एक्वस सोल्यूशन मीन्स सोडियम कार्बोनेट का एक्वस सोल्यूशन हम प्रिपेयर करते हैं और उसको पाउडर ड्रग में ऐड किया जाता है, मॉइस्ट किया जाता है फॉर 4 to 6 आवर 4 से 6 घंटे के लिए। इसके बाद हम क्या करते हैं, मटेरियल मीन्स पाउडर ड्रग को हम ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन और ईथर मीन्स नॉन पोलर सॉल्वेंट से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट में मॉइस्ट करने से क्या होगा, उस पाउडर ड्रग में जितने भी अल्कलॉइड्स प्रेजेंट है जो कि सॉल्ट फॉर्म में है वो फ्री फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं मीन्स ऐसा फ्री बेस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उस पाउडर ड्रग में अब अल्कलॉइड जो है फ्री बेस के फॉर्म में है तो वो क्या होंगे, वो एक्वस मीन्स वाटर में इनसॉल्युबल होंगे बट नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जैसे कि बेंजीन और ईथर में सॉल्युबल होंगे। तो उस पाउडर ड्रग के अंदर जो अल्कलॉइडल जो कि फ्री बेस के फॉर्म में है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए मीन्स सेपरेट करने के लिए हम बेंजीन और ईथर ऐड करते हैं। बेंजीन और ईथर ऐड करने पे क्या होगा, उस पाउडर ड्रग में जो फ्री अल्कलॉइडल बेस है वो सॉल्युबलाइज होके बेंजीन में, ये ईथर अगर यूज़ कर रहे हैं तो ईथर में आ जाएगा सॉल्युबल होके। अब क्या करेंगे, हम फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने पे क्या होगा, जो फिल्ट्रेट है मीन्स अगर बेंजीन यूज़ कर रहे हैं तो जो बेंजीन एक्सट्रैक्ट है उस सॉल्वेंट को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं या कह सकते हैं पार्टीशन किया जाता है विथ एसिडिफाइड वाटर मीन्स वाटर को एसिडिफाई किया जाता है विथ एसिटिक एसिड। तो इस एक्वस एसिटिक एसिड या से उस सॉल्वेंट को हम पार्टीशन करते हैं। सॉल्वेंट मीन्स बेंजीन और ईथर। एसिडिफाइड वाटर से ट्रीट करने से क्या होगा, उस सॉल्वेंट मीन्स बेंजीन और ईथर एक्सट्रैक्ट में जो फ्री अल्कोलॉइडल बेस हैं वो एसिटिक एसिड से कंबाइन होकर सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद जैसा हमने आपको बताया था अल्कोलॉइडल सॉल्ट जो है ये वाटर मीन्स पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल होते हैं तो वो एसिडिफाइड वाटर में सोल्यूबलाइज हो जाएंगे। तो एक्वस एसिटिक एसिड या जो कि बेंजीन एक्सट्रैक्ट या ईथर एक्सट्रैक्ट में इमिसिबल होते हैं तो 2 लेयर का फॉर्मेशन होगा। अब ये अल्कलॉइडल सॉल्ट किस लेयर में आएगा, एक्वस एसिडिक लेयर में आ जाएगा। तो हम सेपरेटिंग फनल से एक्वस एसिडिक फ्रैक्शन को मींस लेयर को सेपरेट कर लेंगे क्योंकि इस एक्वस एसिडिक लेयर में अल्कलॉइडल सॉल्ट प्रेजेंट है। अब क्या करेंगे, उस एक्वस एसिडिक जो एक्सट्रैक्ट है उसमें हम कलरिंग मैटर को रिमूव करेंगे। तो कलरिंग मैटर को रिमूव करने के लिए हम सॉल्वेंट ईथर से ट्रीट करेंगे। तो एक्वस एसिडिक एक्सट्रैक्ट को हम सॉल्वेंट ईथर से पार्टीशन करेंगे तो उसमें जो कलरिंग मैटर है वो सॉल्वेंट ईथर में डिसॉल्व होके आ जाएगा क्योंकि अगेन सॉल्वेंट ईथर और एक्वस एसिडिक जो है ये दोनों इमिसिबल लिक्विड है तो 2 सेपरेट लेयर का फॉर्मेशन होगा। ईथरल लेयर में कलरिंग मैटर आ जाएगा और एक्वस एसिडिक एक्सट्रैक्ट में अभी भी क्या है, अल्कोलॉइडल सॉल्ट प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम एक्वस एसिडिक एक्सट्रैक्ट को हम प्यूरिफाई करते हैं बाय यूजिंग सॉल्वेंट ईथर कलरिंग मैटर को रिमूव करने के लिए। तो हम एक्वस एसिडिक लेयर को लेंगे, सॉल्वेंट ईथर लेयर को डिस्कार्ड कर देंगे। एक्वस एसिडिक लेयर में अब हम ऐड करेंगे सोडियम कार्बोनेट ऐड करने पे जो कि क्या है, बेस है। तो एक्वस एसिडिक लेयर में जो अल्कलॉइडल सॉल्ट प्रेजेंट है वो अल्कलॉइडल सॉल्ट सोडियम कार्बोनेट ऐड करने पे अल्कलॉइडल सॉल्ट अल्कलॉइडल फ्री अल्कोलॉइडल बेस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्योंकि फ्री अल्कोलॉइडल बेस एक्वस लेयर में इनसोल्यूबल होता है इसी कारण से जो अल्कोलॉइड जो है प्रिसिपिटेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा मीन प्रिसिपिटेट आउट हो जाएगा। तो हम इस प्रिसिपिटेट को अल्कोलॉइड्स के प्रिसिपिटेट को कलेक्ट करेंगे बाय द फिल्ट्रेशन से प्रिसिपिटेट कलेक्ट करने के बाद अगेन उसको वॉश करेंगे एंड ड्राई किया जाता है। जो ड्राइड प्रिसिपिटेट है उसको अगेन हम सॉल्वेंट ईथर या एसीटोन में डिसॉल्व करेंगे।
ड्राइड प्रेसिपिटेट कंप्लीटली डिसॉल्व होने के बाद उसको डिहाइड्रेट किया जाता है, मीन्स सर्टेन अमाउंट के वाटर मॉलिक्यूल अगर प्रेजेंट है तो उसको रिमूव करने के लिए एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट ऐड करते हैं। ये एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट में अगर प्रेजेंट कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स हैं तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो डिहाइड्रेटेड जो ड्राइड प्रेसिपिटेट है, और हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट जो ऑब्टेन होगा, मीन्स जो इथर या एसीटोन का जो एक्सट्रैक्ट है जिसमें प्रेसिपिटेट है किसका, अल्कोलॉइड का, फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करने के बाद उसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने से जो हायोसाइमिन और एट्रोपिन के जो क्रिस्टल्स हैं, क्रूड क्रिस्टल्स, वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। क्रूड क्रिस्टल्स को अगेन हम प्यूरिफाई करने के लिए क्या करेंगे, उसको हम क्रिस्टल को सेपरेट आउट करेंगे। सेपरेट आउट करने के बाद उसको अल्कोहल में डिसॉल्व करेंगे और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे अल्कोहल में डिसॉल्व करने के बाद, और उसको रख देंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करके उसको रखने से क्या होगा, उस क्रिस्टल्स में जो हायोसाइमिन है विल कंप्लीटली रेसमाइज्ड इनटू एट्रोपिन, मीन्स एट्रोपिन में रेसमाइज्ड हो जाता है। एट्रोपिन जैसा हमने आपको बताया था, एट्रोपिन जो है ये रेसमिक मिक्सचर होता है ऑफ एल हायोसाइमिन एंड डी हायोसाइमिन, मीन्स लीवोहायोसाइमिन और डेक्स्ट्रोहायोसाइमिन का रेसमाइज्ड मिक्सचर होता है। और ऑप्टिकल एक्टिविटी से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि उस क्रिस्टल्स में हायोसाइमिन जो है कंप्लीटली रेसमाइज्ड हो गया है इनटू एट्रोपिन, क्योंकि एट्रोपिन रेसमिक मिक्सचर है लीवो और डेक्स्ट्रोहायोसाइमिन का, तो एट्रोपिन जो है कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा, मीन्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इट कंफर्म्स दैट द हायोसाइमिन इज कंप्लीटली रेसमाइज्ड इनटू एट्रोपिन। इसके बाद जो ये क्रूड एट्रोपिन है उसको फर्दर हम प्यूरिफाई करते हैं बाय द रिक्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम एसीटोन। तो इस तरीके से हम एट्रोपिन को आइसोलेट करते हैं फ्रॉम द एट्रोपा बेलाडोना लीव्स। इसके बाद नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ एट्रोपिन, मीन्स एट्रोपिन को मेडिसिनली कहाँ पे यूज किया जाता है। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एट्रोपिन क्या है, इट इज अ पैरासिम्पेथोलाइटिक ड्रग, मीन्स पैरासिम्पेथोलाइटिक क्या होते हैं, ऐसे ड्रग्स जो कि पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं, मीन्स इसकी एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी होती है। एंटीकोलिनर्जिक मीन्स जो एसिटाइल कोलिन क्या है, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है, उसके एक्शन को ब्लॉक करते हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स बोलते हैं। इसी प्रॉपर्टीज की वजह से इस एट्रोपिन को यूज किया जाता है डिफरेंट पर्पस के लिए मेडिसिनली। तो सेकेंड हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज यूज्ड इन सर्जरी एज एंटीसियालगॉग। एंटीसियालगॉग क्या होते हैं, ऐसे ड्रग्स होते हैं या ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि सलाइवा के सिक्रीशन को रिड्यूस करते हैं, तो उसको हम एंटीसियालगॉग बोलते हैं। मीन्स एट्रोपिन जो है सलाइवा और म्यूकस ग्लैंड के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इट रिड्यूसेस द सिक्रीशन सच एज नेसल, सलाइवरी, ब्रोंकियल सिक्रीशन, फेरेंजियल सिक्रीशन एंड गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को भी रिड्यूस करता है, और इसी कारण से इसको डिस्पेंस किया जाता है थ्रू इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन बिफोर एनेस्थेसिया, मतलब कि एट्रोपिन को यूज किया जाता है एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। एनेस्थेसिया से पहले इसको देते हैं टू रिड्यूस द सिक्रीशन। इसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एट्रोपिन इज यूज्ड एज एन एंटीडोट फॉर पॉइजनिंग ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग। एंटीडोट्स ऐसे ड्रग्स होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि दूसरे ड्रग या पॉइजन के अफेक्ट को काउंटरएक्ट करते हैं, मीन्स न्यूट्रलाइज करते हैं, तो उसी को हम एंटीडोट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे एट्रोपिन को यूज़ किया जाता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट या कार्बामेट इंसेक्टिसाइड की पॉइजनिंग हो जाती है तो उसके लिए, और फाइसोस्टिकमाइन के लिए भी एज एन एंटीडोट यूज़ किया जाता है। ओपियम और क्लोरल हाइड्रेट पॉइजनिंग के लिए भी एज एन एंटीडोट हम यूज़ करते हैं एट्रोपिन को। इसके बाद नेक्स्ट एट्रोपिन को इंजेक्ट किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया मतलब क्या होता है, जो हार्ट रेट स्लो हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एट्रोपिन को यूज़ किया जाता है एज ए मीडिएटिक एंड एंटीस्पाज्मोटिक ड्रग। मीडिएटिक्स ऐसे टाइप के मेडिसिन होते हैं जो कि हमारे आई के प्यूपिल को डायलेट करते हैं। डायलेट करना मीन्स प्यूपिल के साइज को बड़ा करते हैं या कह सकते हैं ओपन अप करते हैं। इसी कारण से इसको ऑप्थेमोलॉजी में यूज किया जाता है टू मेजर द रिफ्रैक्टिव एरर को मेजर करने के लिए। ऑप्थेमोलॉजी क्या होता है, ऐसा ब्रांच ऑफ मेडिसिन जो डील करता है आई के डिसऑर्डर्स के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए।
इसके अलावा इसको एज एन एंटी स्पाज्मोडिक भी यूज़ किया जाता है। स्पाज्म मीन्स जो मसल्स हैं, मसल्स क्रैम्प बोल सकते हैं, या एटन होता है जिसकी वजह से पेन होता है, तो उसको भी रिड्यूस करते हैं। जो स्ट्रॉन्ग पर्गेटिव्स होते हैं वो इंटेस्टाइनल ग्रिपिंग इफेक्ट शो करते हैं, तो उस स्पाज्म को रिड्यूस करता है ये एट्रोपिन ड्यू टू इट्स एंटी स्पाज्मोडिक प्रॉपर्टी। तो ये हो गया यूटिलाइजेशन ऑफ एट्रोपिन। इसके बाद नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एट्रोपिन। मीन्स एट्रोपिन को किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं किसी भी सैंपल में। तो एट्रोपिन को आइडेंटिफाई करने के लिए जो स्पेसिफिक टेस्ट किया जाता है वो है विटाली-मोरिन टेस्ट। विटाली-मोरिन टेस्ट स्पेसिफिक होता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रोपिन अल्कोलॉइड्स, और एट्रोपिन भी ट्रोपिन टाइप ऑफ अल्कोलॉइड होता है। इसी कारण से इसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए हम विटाली-मोरिन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो क्या करते हैं, हम सैंपल लेते हैं। सैंपल लेने के बाद उसमें कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ये कह सकते हैं फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड ऐड किया जाता है, और फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड ऐड करने के बाद उसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं और उसको इवेपोरेटिंग डिश में मिक्स किया जाता है और उसको ड्राई करने के लिए रख देते हैं ऑन द वाटर ब्राथ। हमको इसको इवेपोरेट करना होता है टू ड्राइनेस। ड्राई होने के बाद जो हमको ड्राइड रेसिड्यू ऑब्टेन होगा वो पेल येलो कलर का होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीनाइट्रो कंपाउंड, और ये जो फिर ड्राइड रेसिड्यू है उसको हम एसीटोन में डिसॉल्व करते हैं, और एसीटोन में डिसॉल्व करने के बाद हम फ्यू ड्रॉप्स अल्कोहलिक जैसे कि मिथेनॉलिक KOH सोल्यूशन हम ऐड करते हैं, अबाउट 3% वेट बाय वॉल्यूम। फ्यू ड्रॉप्स अल्कोहलिक KOH सोल्यूशन ऐड करने पे अगर वॉयलेट रेड कलरेशन ऑब्जर्व होगा, इसका मतलब उस सैंपल में एट्रोपिन प्रेजेंट है। इसके अलावा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से भी हम क्वालिटेटिव टेस्ट कर सकते हैं, मीन्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं एट्रोपिन को किसी भी सैंपल में। तो इसके लिए हम TLC प्लेट लेते हैं, मीन्स थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक प्लेट, और इसके बाद उसको कोट किया जाता है बाय द स्टेशनरी फेस सिलिका जेल जी। सिलिका जेल जी हम लेते हैं ऐसे स्टेशनरी फेस, और उसके बाद स्पॉट किया जाता है एक स्पेसिफिक डिस्टेंस में सैंपल को। हम सैंपल जिसमें हमको एट्रोपिन को आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद इस TLC प्लेट को डेवलप होने के लिए रख देते हैं इन द डेवलपिंग चैम्बर, जिसमें मोबाइल फेस हम क्या यूज़ करते हैं, मोबाइल फेस यहाँ पे यूज़ किया जाता है एसीटोन रेशियो 0.5 मोलार NaCl, और इसके बाद TLC प्लेट को डेवलप होने के लिए रख दिया जाता है। अब जब मोबाइल फेस एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तक जब रन करता है तो उस TLC प्लेट को हम TLC डेवलपिंग चैम्बर से हम उसको रिमूव कर लेते हैं। इसके बाद हम उस TLC प्लेट को ड्राई किया जाता है, और ड्राई करने के बाद हम डिटेक्टिंग रिएजेंट जो कि हमने यहाँ पे लिया हुआ है ड्रैगन ड्रॉप्स रिएजेंट, उस ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट से हम स्प्रे करते हैं। तो स्प्रे करने के बाद येलो ऑरेंज जहाँ पे स्पॉट दिखेगा, येलो ऑरेंज स्पॉट का हम RF वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो RF वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0.7। RF वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट। सॉल्यूट मीन्स यहाँ पे जो स्पॉट आया है उसका डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ द सॉल्वेंट, जहाँ से हमने स्पॉटिंग की है वहाँ से डिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाता है, सॉल्वेंट का डिस्टेंस और उस पर्टिकुलर स्पॉट का डिस्टेंस, और RF वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे RF वैल्यू कितना है, 0.7 ऑफ एट्रोपिन सल्फेट। इसके बाद नेक्स्ट एस्टिमेशन ऑफ एट्रोपिन। तो सबसे पहला मेथड है एसे ऑफ एट्रोपिन में। मेथड 1 में हमने सबसे पहले डिसॉल्व करना है एट्रोपिन को 0.5 ग्राम इन 5 ml अल्कोहल जिसको हम न्यूट्रलाइज कर लिए हैं पहले से ही टू द सोल्यूशन ऑफ मिथाइल रेड। इसके बाद नेक्स्ट हम 0.1 नॉर्मल HCl ऐड करेंगे उस सोल्यूशन में, और फिर इसके बाद इस सोल्यूशन को टाइट्रेट करते हैं एक्सेस ऑफ दिस एसिड टू 0.1 नॉर्मल NaOH, मीन्स 0.1 नॉर्मल HCl ऐड किया जाता है उस सोल्यूशन में, और जो एक्सेस एसिड है उसके लिए हम टाइट्रेशन करते हैं बाय 0.1 नॉर्मल NaOH से यूजिंग मिथाइल रेड एस इंडिकेटर। फैक्टर यहाँ पे यूज़ करते हैं वो है ईच ml ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl इज इक्वलेंट टू 0.02894 ग्राम ऑफ एट्रोपिन। इसके बाद नेक्स्ट मेथड 2, इसमें हम क्या करते हैं, एट्रोपिन सल्फेट को वे करते हैं अबाउट 0.1 ग्राम, और उसको हम ग्लाइसिल एसिटिक एसिड में डिसॉल्व करते हैं। 50 ml ग्लाइसिल एसिटिक में डिसॉल्व करने के बाद इस सोल्यूशन को फिर टाइट्रेट किया जाता है विद 0.1 नॉर्मल पर क्लोरिक एसिड से, और एंड पॉइंट को डिटरमाइन करते हैं पोटेंशियोमेट्रिक मेथड से।
पोटेंशियोमीटर यूज़ करके। ब्लैंक डिटर्मिनेशन मीन्स ब्लैंक टाइट्रेशन भी करते हैं, जिसमें हम टाइट्रेशन करते हैं, सेम प्रोसेस फॉलो किया जाता है विदाउट सैंपल, मीन्स यहाँ पे सैंपल यूज़ नहीं किया जाता है। मीन्स ग्लाइसिल एसिटिक एसिड को हम 0.1 नॉर्मल पर क्लोरिक एसिड से टाइट्रेट करते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा है नेसेसरी करेक्शन बाय परफॉर्मिंग द ब्लैंक डिटर्मिनेशन। उसके बाद हम क्या करेंगे, एट्रोपिन सल्फेट के अमाउंट को कैलकुलेट किया जाता है इस फैक्टर को यूज करके। 1 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल पर क्लोरिक एसिड इज इक्विवेलेंट टू 0.0670 ग्राम ऑफ एट्रोपिन सल्फेट। तो इस तरीके से हम एट्रोपिन सल्फेट के अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं इन एनी सैंपल। तो ये हो गया एस्टिमेशन ऑफ एट्रोपिन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।